ये वीडियो डेडिकेटेड है उन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो 6 से 8 घंटे तक लगातार चेयर पे बैठ के लैपटॉप पे पढ़ते हैं या फिर वर्क करते हैं। जिससे क्या होता है, उनको या तो बैक में पेन होता है, नेक में पेन होता है और कभी कभी शोल्डर्स में पेन आता है। तो इसका कारण जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब आप देर तक बैठते हैं एक पोजीशन पे, तो लगातार हमारी जो डिस्क होती है, जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, उसके बीच में जो डिस्क होती है, इसमें लगातार प्रेशर पड़ता रहता है। उस प्रेशर को जब हम लगातार बियर करते हैं, तो जिससे वो जो डिस्क होती है वो नर्व को कंप्रेस करती है। इसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है। दूसरी चीज, जो मसल्स होती हैं, हमारी बैक की मसल्स होती हैं या लेग की थाइस की मसल्स होती हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं। जब मसल स्टिफ हो जाती है तो मसल्स में जो फाइबर्स होते हैं, वहां पर ऐसे केमिकल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं जो केमिकल्स इंफ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। यानी कि वहां पर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, या कभी कभी स्वेलिंग नहीं भी होती है बट रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है और पेन होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है। तीसरी चीज होती है कि जब बहुत देर तक पेशेंट या फिर जो स्टूडेंट बहुत देर तक बैठा रहता है एक ही चेयर पे, उसकी पोजीशन सही ना होना। जैसे कि जब कोई पेशेंट या फिर जो आईटी प्रोफेशनल है, वो जब बैठता है तो उसका जो हिप होता है, हिप को प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए, पीछे बैक रेस्ट प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर पीछे बैक रेस्ट नहीं है और स्पाइन जो है वो सीधी नहीं है, जो उसकी कर्वेचर होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, स्पाइन का जो नॉर्मल कर्वेचर होता है वो ऐसा होता है, ये यहाँ से झुकी होती है। और अगर आप चेयर में बैक रेस्ट लगाते हैं तो उससे आपका कर्वेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। वहीं अगर आप बैक रेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपका कर्वेचर मेंटेन नहीं होता है, जिसकी वजह से मसल स्टिफनेस, लिगामेंट में टियर हो सकता है या फिर लिगामेंट में भी वीकनेस होती है, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। चौथी चीज होती है कि जब जो लोग लगातार झुक करके, या फिर उनका जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वो उनकी आई लेवल पे ना होकर के नीचे होती है, जिससे गर्दन लगातार नीचे रहती है और वो काम ऐसे करते हैं या फिर लगातार ऐसे बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो नेक होगी वो झुक जाएगी, और जब आप नेक झुकती है तो हमारी जो नेक का जो हमारा हेड होता है, स्कल होता है, इसका जो पूरा वेट होता है वो केवल एक ये बोन पे होता है, C1 पे। इस पे इतना वेट होता है। तो इतना वेट होने पे जब झुकता है और लगातार झुके रहेंगे ऐसे, तो ये पेन जो होता है ये और ज्यादा बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने की वजह से यहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाता है, नेक पेन स्टार्ट हो जाता है। और अगर यही कंडीशन बहुत दिनों तक बनी रहती है तो क्या होता है कि वो बाद में रेडिएट करने लगता है पेन शोल्डर में, उसके बाद हाथों में, और हाथों में फिर फिंगर्स में आता है। फिंगर्स जो होती हैं वो नम होने लगती हैं, नम का मतलब सुन्नपन होने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका एक सबसे जो ट्रीटमेंट होता है, जो बहुत पुराना चला आ रहा है, कि बस गए मेडिकल स्टोर से और पेन किलर खरीद लाए, पेन किलर खा लिया। तो उससे होता क्या है, पेन किलर जब आप खाते हैं तो जब तक वो पेन किलर का असर रहता है तब तक तो आपको पेन नहीं होता है। जैसे ही उसका असर खत्म हुआ और वो बॉडी से बाहर निकली, उसके बाद आपको पेन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन वहीं का वहीं बना रहता है। दूसरी चीज क्या होती है कि हम लोग अपने पोस्चर को ध्यान नहीं देते हैं कि पोस्चर जो है उसको ठीक करें, ना केवल मेडिसिन खाते रहते हैं, मेडिसिन खा गया खाया, जब तक कि उसका असर तब तक आराम रहा, और फिर उसके बाद लापरवाही कर दी, फिर उसको ठीक नहीं कराया। तो अब बात करते हैं सबसे पहले करना क्या चाहिए आपको। सबसे पहले तो जो आपकी चेयर है उसके लिए आप एक बैक रेस्ट जो होता है बेस्ट क्वालिटी का वो ले लीजिए। उसके बाद आपको जब भी बैठना है तो आपकी जो लेग है वो कभी हवा में ना रहे, वो जमीन पे रखे रहें। दूसरी चीज कि जो आपका जो लैपटॉप है उसकी जो स्क्रीन है, उसकी स्क्रीन आपकी आई लेवल पे होनी चाहिए, ना कि नीचे, जिससे कि आपकी गर्दन पे प्रेशर ना पड़े, वो आप सीधे ऐसे देख सकें। और
उसके बाद में अगर इससे ज्यादा सिम्टम्स बढ़ते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, रेडिकुलोपैथी हो रही है, मतलब जो नर्व कंप्रेशन भी हो रहा है और वो पेन हाथों तक आ रहा है या फिर कंधे तक आ रहा है गर्दन के साथ साथ, तब इसके लिए हमें न्यूरो की मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है जो आपका प्रॉपर असेसमेंट करेंगे। प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद वो रूट कॉज तक जाएंगे कि इसका रूट कॉज क्या है, जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है। जब उसका रूट कॉज पता चल जाएगा तब उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ट्रीटमेंट में कुछ सप्लीमेंट्स हो सकते हैं या फिर कुछ और भी जो एक्सरसाइजेज होती हैं जो पर्टिकुलर केवल आपके लिए डिजाइन की जाएगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग होती है, हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है हर एक्सरसाइज के ऊपर। इसलिए वो आपको देख करके वो पर्टिकुलर आपके लिए एक्सरसाइज वो प्रेस्क्राइब्ड होगी और आपको वो एक्सरसाइज करनी होगी। ध्यान रखना है कि कभी भी लक्षणों को ट्रीटमेंट में नहीं किया जाता है, उसका जो रूट कॉज होता है जिसकी वजह से वो लक्षण आ रहा है उसको ठीक करना होता है। क्योंकि अगर हम लक्षण ठीक करते रहें केवल, तो और हमने रूट कॉज को ठीक नहीं किया, तो उससे क्या होगा, लक्षण जैसे ही वो तो ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, दोबारा हमने रूट कॉज ठीक नहीं करने के कारण फिर से वो लक्षण आने लग जाएगा। फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने फिजियोथेरेपी 2 महीने कराई, 3 महीने कराई, लेकिन फायदा नहीं होता है, दोबारा फिर से हमको वो हो जाता है, क्योंकि वो रूट कॉज ठीक नहीं हुआ अभी तक, आपका केवल लक्षण ठीक हुआ था। इसलिए आपको पूरा रूट कॉज ठीक कराना है। जब तक कि रूट कॉज ठीक नहीं होगा तब तक कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, केवल लक्षण ठीक हो जाएंगे, आपको आराम मिल जाएगा। आराम तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन वो परमानेंट आराम नहीं मिलेगा, टेम्परेरी आराम है वो। दोबारा जैसे ही आप छोड़ेंगे दोबारा फिर आपको हो जाएगा। इसलिए रूट कॉज पे ध्यान देना है कि रूट कॉज क्या है। रूट कॉज हो सकता है आपका पॉस्चर गड़बड़ हो सकता है कि आप जो बैक रेस्ट है वो नहीं लगा रहे हैं, या फिर आपका पैर हवा में रह रहा है, या फिर जो आपका जो लिगामेंट है उसमें स्ट्रेन पड़ रहा है, स्प्रेन लगातार उस पे हो रहा है, मसल जो है उस पे कोई फटीगनेस हो रही है, मसल इन्फ्लामेशन हो रहा है, मसल स्टिफ हो रही है, या जो हमारी नेक है या जो वहां पर नसें निकल रही, जैसे कि जो नस निकलती है हमारी स्पाइनल, जैसे ये देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी में हर हड्डी से एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड पे स्पाइन में स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ये स्पाइनल नर्व्स पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। अब जहां पर भी इसमें कहीं पर कंप्रेशन होगा डिस्क के इधर उधर हिलने से या फिर वर्टिब्रा के इधर उधर हिलने से, दोनों कारणों से, और या फिर स्टेनोसिस, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी आ रही है उसका जो ल्यूमेन होता है, यानी कि जो एरिया होता है वो छोटा हो गया है, तो जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कंप्रेस हो रही होती है। अगर ऐसा कारण हो रहा है तो फिर इसकी वजह से नर्व न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं और नर्व कंप्रेशन होता है। तो ये नर्व को ठीक करना, नर्व कंप्रेशन को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रूट कॉज हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मेरा कहना यही है कि आप एक अच्छे और बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि एक डिग्री होल्डर मास्टर्स को फिजियोथेरेपिस्ट को पकड़